Singh. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Ms. Shweta Khilwani. She is a women entrepreneur dealing in women apparel. Her brand name is Potpourri Originals. Apart from this, she is an authorized DXN dealer and health consultant. Both businesses are having presence in India as well as abroad. The main medium of her work and business generation is through social media, as she believes we can reach a whole new market with untapped potential with the help of technology in modern times. She is also the founder of women-oriented business platform known as Mahodri. This group was created to connect women across the globe and to help those women who may not be well supported in the most cases like Shweta. She always wanted to create a safe platform for women by women. She named it Mahodri, which means goddess who carries the whole universe in her womb. Mahodri is a platform where women lead the way. They aspire for it to grow and great heights. Today she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome Shweta, the platform is open and now over to you. Hello, sir. How are you? Thank you so much for inviting me for this platform. I'm grateful to you. It will be a pleasure to have you. So first thing I like to ask you is how did your past life has affected the person who you are and what you wanted to be? Actually, I was very much young when I got married. And होता है ना कि जब आप अपनी एज से पहले शादी में आ जाते हैं और आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो बहुत सारे सपने अधूरे रह जाते हैं. True. तो ऐसा ही कुछ हुआ. पहले जब हमारे टाइम की बात करें, हमारी जनरेशन की बात करें तो पेरेंट्स की बात पहले आती है और फिर बच्चे. और अब की जनरेशन की बात करें तो हम पहले बच्चों से पूछते हैं फिर पेरेंट्स की बात आती है. Correct. तो हमारी जनरेशन के टाइम पे ऐसा होता था कि पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते. और इतनी लिबर्टी भी नहीं होती थी कि हम उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते. Correct. कि आपने ऑप्ट किया है तो हम उसके लिए रेडी भी हैं कि नहीं है. तो सेम लाइक दिस हैपेंड टू मी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड माय फादर गॉट अ प्रपोजल फ्रॉम समवन कि हमें आपकी बिटिया पसंद है तो हम चाहते हैं. देन आप जैसे कहते हैं ना कि बड़े कहते हैं कि हमारी इज्जत की बात है, तो उन्होंने तरह से जैसे अपने उन फ्रेंड्स को बोल दिया कि हाँ लेट अस सी. और मेरी बड़ी बहन भी थी जिनकी वो पोलियो है, वो ज्यादा चल नहीं पाती, तो उनकी शादी भी नहीं होनी. वो ऑप्ट कर चुकी थी अपनी लाइफ को कि मैं एज एंटरप्रेन्योर सामने आऊँ. तो दैट वाज द थिंग कि वहां से मेरा एक नया सफर शुरू हुआ और मेरी शादी हो गई. और मेरी 10th में शादी आप कह सकते हैं कि हो गई. 10th कंप्लीट हुई और रिश्ता आया और वो हाँ हो गई. और उसके बाद वो सिलसिला आगे जारी हो गया. ऑब्वियस है कि जब इतनी छोटी एज में शादी हो गई तो पता ही नहीं होता कि really too early. It was really too early. मतलब पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे बालिका वधू आ गई. Right. I was about to say this. Yeah. और that was adopted very difficult thing. मतलब वो मेरे लिए अडॉप्ट करना ही बड़ी डिफिकल्टी थी कि एक तो इतनी छोटी एज में ऊपर से अक्ल नहीं होती थी, तो फिर मदरहुड भी जल्दी आ गया उसी चीज को ध्यान में ना लेते हुए. क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं होता था कि पेरेंटिंग या मदरहुड कैसे हम लोग वो करते हैं. और चलो वो एक फैमिली बननी थी, गॉड की तरफ से वो चीजें हुई. और जो मेरे अपने सपने थे कि मैं कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ या मैं कुछ आगे पढ़कर जॉब करना चाहती हूँ, वो वहीं खत्म हो गए. क्योंकि जब आप शादी के बंधन में बन जाते हो, एंड माय फैमिली वाज अ वेरी बिग ह्यूज जॉइंट फैमिली, तो और एक बहुत रिप्यूटेड फैमिली. तो बात वहीं आ जाती है कि जब हम रिप्यूटेड हैं तो व्हाई डॉटर इन लॉ विल वर्क. तो काफी साल इसी वजह से निकल गए क्योंकि पता ही नहीं होता था कि लाइफ कहाँ जा रही. एंड जो सपने अधूरे रह गए वो बहुत टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि अरे मैं चाहती तो बहुत कुछ अलग थी पर हुआ बहुत कुछ अलग. तो कभी सोचा ही नहीं था. जिम्मेदारियां आ गई, पेरेंटिंग आ गई, फिर उसके बाद सेकंड बेबी हुआ, फिर उसकी पेरेंटिंग में लग गए. तो जब मैंने रियलाइज किया इट वाज शी वाज ओनली माय सेकंड चाइल्ड, शी वाज गर्ल, शी इज अ गर्ल. एंड वो तब 3-4 साल की थी. तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि
कुछ करना चाहती थी पर वो चीजें छूट गई। राइट। एक्चुअली आई एम अ वेरी मच टॉकेटिव पर्सन, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी कि यार तू अपने स्किल को कैश क्यों नहीं करती है। तब इतना फोन भी नहीं होते थे, एक वर्ड ऑफ माउथ से ही लाइफ चलती थी। ये तो अब हम लोग फोन्स के थ्रू सबको कनेक्ट कर लेते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं या लोगों के साथ डीलिंग्स कर लेते हैं। पहले तो सिर्फ ऐसे होता था, मैंने ये चीज यहाँ से खरीदी है तू भी खरीद ले, मैंने ये चीज यहाँ ऐसी देखी है तू भी देखा, पिक्चर अच्छी थी, गंदी थी, बुरी थी, बोरिंग थी, वो हमारा वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। देन दे सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू कम इनटू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्योंकि आपको उन फ्रेंड्स को पता होता है कि व्हाट आर यू डिजायरिंग। कभी बातों बातों में मैंने भी बोल दिया होगा कि यार मेरे सपने कहीं अधूरे रह गए, एंड माय फ्रेंड से टू एम्वे एंड शी सेड कि यार ऐसे कर, कि इतना अच्छा बोलती है तो लेट्स जॉइन एम्वे और देखो मैं मीटिंग्स वगैरह पे ले चलूंगी। बट डॉटर वाज वेरी स्मॉल, 3-4 इयर्स की थी और जॉइंट फैमिली थी, तो थोड़ा सा ये हुआ कि बच्चा छोटे होने की वजह से घर वाले भी डांटते थे कि इतना छोटा बच्चा छोड़ के मीटिंग्स पे जाना, या इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली होने की वजह से थोड़ा सा एक बैक पुलिंग भी होती है कि कमाना क्यों है, जब हम इतने ऑफ हैं क्यों करना है, किस लिए करना है, अपने शेल में से निकल के बाहर क्यों जाना है। तो बस वो चीजें जो थी वो मुझे बहुत तंग करती थी कि यार मैं कुछ करना चाहती हूँ, पहले पेरेंट्स ने नहीं करने दिया, अब ससुराल वाले नहीं करने देते, या हस्बैंड भी थोड़े से उस टाइम पे ऐसे थे कि अपने फादर मदर की इन्फ्लुएंस में जैसे वो बोल देते थे तो वो भी कोई चीज भाषा बोलते थे, तो वो चीजें बहुत तंग करती थी मुझे। लास्ट ये हुआ कि बच्चा जब 10-12 साल का हुआ, मैंने जॉब मतलब मैंने एम्वे ज्वाइन, बट वो बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि वो प्रॉब्लम्स घर वाली छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक फ्रेंड ने ऑफर किया कि आई एम सेटिंग अप माय वेंचर दैट इज ब्यूटी, लेट्स डू इट इन पार्टनरशिप। वही बात कि सोशल सर्कल बहुत अच्छा था, इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत अच्छी थी। देन उसके साथ ये था कि शी वाज इनटू लाइक कि सब कुछ जब हो गया, जब सब सेटअप हो गया, सारी चीजें हो गई, देन शी टोल्ड मी यार मुझे पार्टनरशिप अब रखनी नहीं है, यू कैन गो अवे। फिर एक झटका लग गया कि इतनी मेहनत करी, सब कुछ सेटअप किया, फिर उसके बाद फिर वहीं के वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी नहीं, उनकी इन्वेस्टमेंट थी, तो दे आर ऑन अपर साइड, अपर हैंड कि भाई चीज तो मेरी है, जगह भी मेरी है और हु आर यू। तो मतलब वो चीजें जैसे अंदर ना एक लेसन बनती चली गई कि जो हमें हर्डल्स आई मुझे लाइफ में। पहली हर्डल जो थी वो थी एजुकेशन पूरी ना होना, और पहली हर्डल थी शादी जल्दी होना, दूसरी हर्डल थी एजुकेशन पूरी नहीं हुई, तीसरी हर्डल थी पेरेंटिंग की, चौथी हर्डल जो थी वो थी मतलब जिस फील्ड में जाती थी वहां से धोखा ही मिलता था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं थी, लोगों को मैं बड़ी जल्दी से रीड नहीं कर पाती थी कि उनके मन में क्या, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर नॉलेज में होते हो तो और जब आप प्रॉपर अपनी एज में शादी करते हो, आप दुनिया देख के शादी करते हो, बहुत कुछ सीख के शादी करते हो। तो मेरे साथ जो चीजें हुई वो चीजें ये हुई कि वो टाइम मेरा जो था वो गलत लोगों से पाला पड़ना और उन सब से धोखे खाना, और शायद वो कहीं पहले मुझे लगता था कि बुरा हुआ, बट आज की डेट में अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो चीजें लगती है अच्छा हुआ कि मुझे लेसन्स मिले, उन लेसन्स से मैं सीखा और उन लेसन्स को, उन हर्डल्स को पार करके आज मैं यहाँ पर। That's so wonderful. That's so wonderful. If I talk about the things you are passionate about in your life, so what are those things? Those are you can say कि एक ऐसी ऊंचाई छूना जहाँ तक पहुँचने के लिए एक औरत का एक सपना होता है कि मैं इतनी बड़ी ऊंचाई छूऊं कि मेरे को कोई आसानी से ना पकड़ पाए। मतलब अगर मैं आज यहाँ ऐसे देख के किसी से बात करूं तो मजा आए, बजाय ऐसे देख के बात करूं। मजा आता है कि हम जब नीचे देख के बात करते हैं तो सामने वाला नीचे दिखता है, हम अपने आप को हाइट पे महसूस करते हैं। तो मैं वो हाइट्स छूना चाहती हूँ जहाँ पे लोगों को लगे कि वाकई हम किसी पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं, वाकई उस पर्सनैलिटी ने इतना कुछ लाइफ में देखा, और लोगों को ऐसा नहीं कि देखने के बाद लोगों की हेल्प आउट नहीं की, ये घमंड आ गया। मैं उस वाले फेज में भी नहीं आना चाहती कि घमंड आ जाए या मैं लोगों की रीच बाहर हो जाऊं। मैं वैसी हाइट्स छूना चाहती हूँ जहाँ पे हर कोई मेरे को अपनी हेल्प के लिए अपने तक पहुंच सके, मुझ तक, बट मेरा औहदा ऐसा हो कि लोगों को लगे कि वाकई अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो शी इज अ पर्सनैलिटी, ऐसी दमदार पर्सनैलिटी है कि बात करके मजा आता है। हम किसी भी चीज के लिए, आज मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिनी है। मेरे को लिटरली लोग ये बात बोलते हैं कि हमें ना ऐसा लगता है कि
हम किसी से बात कर रहे हैं और उसके पास हर चीज का सॉल्यूशन, तो वो जो एक वो जो बेंचमार्क है कि हर चीज का सॉल्यूशन होना ही एक बहुत बड़ी बात है। यूजुअली क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं आके गिव अप कर देते हैं, यार ये नहीं होगा। मेरा सपना वो है कि मैं ये कभी बोलूं ही नहीं, मैं ये बोलूं कि यार क्या है ये, मैं तो ऐसे ही कर दूंगी, मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल। तो वो जो एक हाइट होती है, वो जो एक डाउन टू अर्थ रह के एक ऊंचाई छूना होता है, मेरा सपना वो है कि मैं सबके लिए काम भी आऊं, हम्बल भी रहूं और एक उस मुकाम तक भी पहुंचूं कि लोग सोचें कि यार बात करें तो मजा आए। Correct. That is wonderful. So if I talk about your work and experiences, like how you started working, how you got into a professional journey altogether. Definitely I want to tell it. मैंने जैसे कि बताया कि पहले मैंने एमवे ज्वाइन किया, वहाँ पे थोड़ा सा ये हर्डल्स आई कि बच्चा बहुत छोटा था, मीटिंग्स पे जाना पड़ता था, तो वो घर वाले पसंद नहीं करते थे। Correct. Then I started a boutique with my friend, वहाँ पे भी betrayal हुआ, वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद I took a very long gap. उसके बाद जब लगा कि हाँ बच्चा 10-12 साल का हो गया है, अपने आप खाना खा सकता है या वो अपने आप स्कूल से आके मेरे पास बैठ सकता है, then I started working as reseller. जैसे एक फेज आया था आज से 10 से 12 साल पहले, एक फ्लड आया था जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स रीसेलिंग के लिए अपने प्रोडक्ट्स देते थे, एंड नंबर ऑफ ब्रांड, चाहे वो बेडशीट्स हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे एनीथिंग, चाहे सूट्स हो, एनीथिंग। व्हेन आई रियलाइज कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे उनको भी ध्यान देना है, घर को भी ध्यान देना है, देन आई स्टार्टेड रीसेलिंग फ्रॉम होम। ओके, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम अब पैशन में आया है, अब लोगों को समझ में आया है, बट आज से 10-12 साल पहले जब ये रीसेलिंग का बिजनेस आया था तो भी वर्क फ्रॉम होम ही होता था, राइट, लेडीज के जरिए। तब वो एक वर्क फ्रॉम होम वर्ड नहीं होता था, तब होता था शी इज अ रीसेलर, करेक्ट, राइट। तो उसमें वो मैंने शुरू किया कि बच्चे छोटे हैं और उनको मैं छोड़ के कहीं जा नहीं सकती, तो लेट्स डू इट। और उसके बाद बेटा बड़ा हुआ, बेटे ने ग्रेजुएशन लंदन से कंप्लीट करी और उसने फैशन स्टाइलिंग करी। देन वी लॉन्च्ड अ ब्रांड कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ गर्ल्स। उसके लिए ब्रांड हुआ दैट इज विमेन अपैरल्स, जो कि हमारी अपनी ब्रांड है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो उसने स्टार्ट करी। देन ही आस्क्ड मी कि मम्मा ऐसे क्यों ना करें कि हम एक ऐसी नेटवर्किंग बनाए जिसमें हम विमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करें और आप एक होलसेलर की तरह भी सामने आओ। आप ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स के रीसेलर हो, तो लीव दोस ब्रांड्स, लेट्स स्टार्ट रीसेलिंग ऑफ आवर ब्रांड दैट इज रिपब्लिक ऑफ गर्ल्स। और बेसिकली क्या था कि हमारा जो ब्रांड, एक ब्रांड को लॉन्च करना सर बहुत मुश्किल है, उसको एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर रहे होते हो। जब एक नया ब्रांड लॉन्च होता है तो उस ब्रांड को पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं, उसमें से कमियां निकालने वाले बहुत होते हैं। कि जब एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड एक नए ब्रांड को देखता है तो उनको लगता है यार एक और कॉम्पिटिटर पैदा हो गया, राइट। तो उसमें फिर मैंने अपने बेटे को यही बात बोली, उसको हमने वेंचर स्टार्ट करवाया उसके चाचू के साथ, वो हमारा विमेन अपैरल्स का था। एंड द सेकंड थॉट वाज दैट कि ऐसा प्रोडक्ट निकाले जो हर लेडी पहन सके। अदरवाइज आप नोटिस करो कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहां पे प्लस साइजेस अब इतने सालों बाद आए हैं, वो भी एक फिटेड 3-4 एक्सएल तक मैक्सिमम, बट जो हमारा यूएसपी था वो था टिल 52 वेस्ट, 54 वेस्ट। तो हमने वो चीज यूएसपी बनाई कि एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी देंगे, दूसरा रीजनेबल रेट्स होंगे, तीसरा इसके जरिए हम विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम से आप सिर्फ 2 घंटे दिन के निकालो और यू कैन अर्न मोर देन 30,000 और 40,000 घर बैठे। आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस फोटोज फ्लोट करनी है, अपना एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल के अंदर अपने प्रोडक्ट को बस फोटोज के जरिए ही आपने बेचना है। तो वो चीज हमने मन में सोच रखी कि जब हम एम्पावरमेंट के बारे में सोचते हैं कि औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, औरतों को कुछ करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब एक औरत बाहर फील्ड में निकलती है तो उसको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। घर को छोड़ना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, 9 to 5 की जॉब करनी पड़ती है, उस बीच में भी उसके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो नहीं चाहती, पर करना पड़ता है क्योंकि वो इसकी एक मजबूरी है कि उसे वो जॉब करनी। अगर वो मजबूरी से कर रही है, तो अगर वो सिर्फ अपनी एक लेवल को दिखाना चाहती है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो एक अलग बात हो जाती है कि वो बीच में छोड़ भी देती है। पर
90% होता है कि हर कोई अपने घर की नीड्स को पूरी करने के लिए एक जॉब करने के लिए बाहर निकलता है। That's true. क्योंकि पहले होता था कि एक कमाता था 10 खाते थे, अब हो गया 10 कमाते हैं और 10 ही खाते हैं। Right. वाइस वर्सा हो गया है। पहले एक चीज होती थी, फादर कमा के ला रहे हैं, उसी में 4 बच्चे भी खा रहे हैं, बीवी भी खा रही है, चाचे ताऊ के बच्चे भी खा रहे हैं, चाचे ताऊ भी खा रहे हैं। अब क्या हो गया कि 4 लोग हैं तो चारों कमा रहे हैं और तो भी फुलफिल नहीं हो पा रहे, क्योंकि अब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पहले वाला रहा ही। अब हमारे लाइफस्टाइल में आ गई है शोशा के दिखावा, सिर्फ ये चीज जो कि हमारा लाइफस्टाइल है नहीं, पर दूसरों को दिखाने के लिए हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो यही ध्यान में रखते हुए हमने उस चीज को सोचा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो सबकी पॉकेट फ्रेंडली भी हो। अगर वो लेडी अगर हमारी 850 की एक जैगिंग खरीद रही है, वही सेम बाहर बड़े ब्रांड्स पे 2-2 हजार रुपए की है, तो वहां पे आपका एक एक्सपेंस भी कट डाउन होता है। दूसरा, अगर आप उसी को ही बेच भी रहे हो तो आप अपने इसी प्रोडक्ट से अपने पॉकेट को भी मतलब वो कर रहे हो, कमा भी रहे हो अपने लिए। तो मेरा जो मेन मोटिव था यही था कि मैं अपने लिए तो कमाऊंगी, जो मेरी एक डिजायर थी, क्योंकि जो डिजायर्स अधूरी रह गई कहीं ना कहीं पढ़ लिख के जॉब करने की या और कुछ करने की, तो मैंने वहां से घर बैठ के बहुत सारी लेडीज के साथ एक नेटवर्क बनाया, रीसेलर। आज मेरे पास पैन इंडिया 150 से 200 लेडीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम करके अपनी पॉकेट मनी कमा रही हैं और अपने घर भी चला रही हैं। That's wonderful. So that's fine. If I talk about your vision, mission and goal in life for 5 to 10 years from now, what that would be? My goal is कि मैं मोहादरी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊं और बहुत सारी लेडीज को जो कि मेरी तरह एक हर्डल्स से भरी जिंदगी देख रही हैं या प्रॉब्लमेटिक बिजनेस देख रही हैं या प्रॉब्लम्स देख रही हैं, उनका एक जो मेरा एक मोटिव था कि मैं मोहादरी को ऐसे लोगों के लिए बनाना चाहती थी जिन लोगों को जैसे मुझे दिक्कतें आई, वो दिक्कतें अगर कोई फेस कर रहा है तो वो दिक्कतों से उनको बाहर निकालने के लिए एक मोहादरी का प्लेटफॉर्म बनाया गया था। और जब हम मोहादरी को बनाया था, इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मुझे जो बर्डन आया, सबसे पहला हर्डल आया था वो आया था फाइनेंस। करेक्ट। क्योंकि फाइनेंस इतना हर लेडी के पास नहीं होता कि वो बड़े बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कर सके या अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के कहीं भी लगा सके। करेक्ट। तो मैंने ये चीज सोची थी कि जो जो हर्डल्स मैंने अपनी लाइफ में देखी, वो मोहादरी में हम उस हर्डल को हर किसी को पार करने के लिए एक जरिया बन सके। तो मेरा जो विजन है आने वाले 4-5 साल का, वो किसी हद तक अभी भी अधूरा ही है कि मैं बहुत सारी लेडीज, वी हैव 1600+ लेडीज ऑन फेसबुक। तो अभी मेरा जो विजन है वो है कि मैं कम से कम 20 से 25 हजार लेडीज का एक ग्रैंड बड़ा ग्रुप बनाऊं जिसमें हर तरह की सहूलियत हो। अगर आपको फाइनेंसेस की जरूरत है तो हम उनको फाइनेंस के लिए भी गाइड कर सकें, अगर उनको एजुकेशन की दिक्कत है तो एजुकेशन भी दे सकें, अगर उनको बिजनेस रन करने में कोई हेल्प चाहिए तो हम वो भी गाइडेंस दे सकें, हर तरह की गाइडेंस। और ये नहीं है कि हर किसी को सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड गाइडेंस होती है। आज की डेट में हमारे यहाँ इंडिया में हमने ये चीजें नोटिस करी कि कोविड के बाद से हर किसी को डिप्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट, एग्री विद दैट। क्योंकि देखिए, जो मेजर पोर्शन होता है इंडियन हाउस का वो होता है अर्निंग सोर्स फ्रॉम हस्बैंड वेंचर, राइट, नॉट लेडीज वेंचर्स। तो आज डेट में वो वेंचर तो सबके हिले हुए हैं। जब से कोविड का सेकंड वेव आया या थर्ड वेव आया, उसके बाद से जो हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ इकोनॉमी को लेके, तो वो 90% लोगों के वेंचर्स हिल गए। और उसके बाद वो जो एक प्रॉब्लम सामने आई, मेजर प्रॉब्लम थी कि लोग इमोशनली हिल गए थे, मेंटली हिल गए थे, और हर किसी के मन में एक डर बैठ गया था कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। हम चाहते हैं कि हम औरतों को इतना सशक्त बना कि आज कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो औरत किसी से भी कम नहीं है। औरत के कई रूप हैं, पहले बेटी, फिर पत्नी, फिर बहू, फिर माँ, फिर उसके बाद सास। और इन सारे रोल्स को प्ले करते करते वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो किसी भी, कहते हैं ना, किसी भी तरह की हर्डल को पार करने के लिए सक्षम हो जाती है।
Correct. क्योंकि हर रोल के साथ बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और औरत एक ऐसी, कहते हैं ना, नारी शक्ति होती है, तो हम चाहते हैं कि वो शक्ति जो है वो अपने अंदर ही अपने इतनी सक्षम हो कि उसको कभी किसी के आगे हार मानने की जरूरत ही ना पड़े। महोदरी का मतलब ही माँ का उदर, जो माँ एक जन्म देने का मादा रखती है, एक ब्रह्मांडने का मादा रखती है, तो वो कितनी स्ट्रांग होगी। आज आप किसी आदमी को लेबर पेन्स लेके देखते हुए दिखाओ, आई डोंट थिंक सो कि एक वैक्सीन का दर्द भी कोई आदमी सह सके। तो लेबर पेन्स सहना तो बहुत बड़ी बात है, जो कि एक औरत हंसते हंसते सह लेती है। और जब वो बच्चा हाथ में आता है तो वो अपने सारे दर्द ही भूल जाती है कि मेरे को कोई दर्द भी हुआ था इसको जन्म। तो अगर इतनी सशक्त नारी अपने आप में ही है, भगवान ने जो हमारी रचना की है वो मेंटली, फिजिकली हर तरह से सशक्त है। तो हमारा जो विजन है वो ये है कि वो फाइनेंशियली भी उतनी सशक्त हो कि उसको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आज वो 1600 है, आने वाले टाइम में वो 16,000 हो, फिर वो 16 लाख। और मैं really appreciate for your effort and I wish you good luck for that. So if I talk about the most important life lessons you learned from your personal and professional life, what are those? Those are life की जो प्रॉब्लम सबसे पहली आई थी कि शादी सबसे पहले हो गई, इतनी छोटी एज में हो गई। एक लेसन तो ये कि मैं अपने बच्चों के साथ वो चीज नहीं करूंगी। Right. जब तक वो पैरों पे अपने आप खड़े नहीं हो जाते, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। दूसरा लेसन ये था कि एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर बॉय चाइल्ड, इट इज मस्ट फॉर गर्ल चाइल्ड ऑल्सो। कि हम सोचते हैं बेटे को पढ़ा दे, उसने बिजनेस करना, उसने जॉब करनी है, बट वही जॉब और वही बिजनेस बेटियां भी करती हैं और बेटों से अच्छा करती हैं। आज की डेट में आप रेशो देखो पेरेंटिंग के अकॉर्डिंगली, बेटों से ज्यादा बेटियां माँ बाप को संभालती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बेटे नालायक हैं, बट ये जरूर कहूंगी कि बेटियां बेटों से ज्यादा लायक है। बेटियों के ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमारे बुढ़ापे में वो हमारी लाठी बनेगी, जबकि पहले ये होता था कि बेटा हमारी लाठी बनेगा। पर आज का टाइम जब हम देखते हैं तो वहां पे यही दिखता है कि बेटे जब अपनी एक लाइफ में आ जाते हैं या अपनी फैमिली में आ जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमें पाल पोस के पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, हमारे उनकी तरफ से भी कोई गोल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पर मेरा जो एक वो है लेसन, सबसे बड़ा लेसन, एक तो पहला कि बच्चे जब तक अपनी पैरों पे खड़े नहीं होते, इस लायक नहीं होते कि वो दुनियादारी को समझें, वो लाइफ को समझें, वो ये समझें कि पार्टनर इक्वल है, तब तक उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरा लेसन की एजुकेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। बिना एजुकेशन के आज की दुनिया में तो सब कुछ नील है। हमारे टाइम पे हमने खींच ली गाड़ी, क्योंकि हमारी जो जनरेशन थी वो उस चीज को इतना मैटर नहीं देती, तब इतना मैटर करते भी नहीं थी ये चीजें। तब ये था कि टीवी था एक सिर्फ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देयर आर सो मेनी थिंग्स, लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, आज की डेट में सीरीज चलती हैं, पहले हमारे टाइम पे सीरियल्स चलते थे, पहले चित्रहार चलते थे, पिक्चर आती थी हफ्ते में एक बार। अब आप जो मर्जी पिक्चर देख लो, पिक्चर नहीं अच्छी लगती सीरीज चला लो हॉटस्टार पे। तो लाइफ ने इतना कुछ सिखाया है मुझे सर कि जब तक आप खुद को उतना सक्षम नहीं बनाते तब तक आप बड़ा डिसीजन मत लीजिए। मेरे अपनी लाइफ से मैंने जो चीजें देखी हैं वो सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही देखी कि सबसे पहले तो शादी चलती, दूसरा एजुकेशन अधूरी, तीसरा अपने डिसीजंस खुद ना लेना, दूसरों को ये अथॉरिटी देना कि आप जो करोगे वो सही करोगे, हमें तो अक्ल ही नहीं है। राइट, दैट इज रियली बड़े लेसन है और यही सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए उन लेसन से कि हमें अपने आप को पहले खुद सशक्त और खुद समझदार बनाना है कि हम किसी और की मति पे ना चले, अपनी मत पे चले। करेक्ट, दैट इज रियली wonderful thing, and your life lessons are really from the practical side of your life and really apt for the situation. So you already are an entrepreneur, so I'd like to know more onto it. Why do we need to be a socialpreneur and support environment and people around us? इसका जवाब बहुत आप कहोगे बड़ा ही टिपिकल सा है, क्योंकि देखिए जब हम एक सोशल एनिमल होते हैं, इंसान भी एक एनिमल ही है, बस उसको ह्यूमन कहा जाता है और बाकी एनिमल कहा जाता है, बट वी आर सोशल एनिमल। तो जब हम सोसाइटी
सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर चीज में हो, चाहे वो सोशल हमारा जितना एनवायरनमेंट है उसके रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे घर गृहस्थी हो, हमारा पढ़ाई लिखाई हो, हमारी शादी ब्याह हो, या हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हो। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जब हमने इतने सालों तक एनवायरनमेंट से इतना कुछ लिया है, फ्रेश हवा ली है, ऑक्सीजन ली है, वाटर लिया है, ये सारी चीजें ली है, और अपने समाज से भी बहुत सारी चीजें ली, तो आज जब हम लायक हुए हैं कि हम वो सब लेके उस लायक बने हैं, हम वो चीज समझने लगे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हमने इतना कुछ लिया है तो हमें देना भी तो बनता है। सिर्फ लेना ही नहीं बनता। आप यही देखिए कि जब इंसान ने तांडव मचाया तो भगवान ने अपना तांडव दिखा दिया। भगवान ने कहा आप बेटे मैं दिखाता हूँ, तू क्या है, तेरी औकात क्या है। इंसान अपने आप को भगवान से कम नहीं समझ रहा था आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले। हर चीज में सक्षम होने की वजह से हर कोई यही सोच रहा था मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो भगवान की क्या जरूरत। तो जब एनवायरमेंट ने झटका दिया सारे हिल गए, ना पैसा काम आया, ना रिश्तेदारी काम आया, काम क्या आया, अपनी इम्यूनिटी। तो सोशल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ बस लेते रहो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप समाज को कुछ दो। और सोशल होना ये है कि हम बड़ी बड़ी पार्टीज में जा रहे हैं, किट्टीज में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। सोशल होना ये भी है कि आज हम अपने समाज को इक्वालिटी भी तो दिखाएं कि आज उस समाज ने जो हमें इतना कुछ सिखाया है, तो हमारा हक बनता है कि हम अपने निचले दर्जे को, जो हमसे नीचे हैं, उनकी हेल्प करें, उनको इक्वालिटी का पाठ पढ़ाएं कि हम भी आप जैसे, आप भी हमारे जैसे हो। बस फर्क इतना है कि भगवान ने थोड़ा सा ज्यादा ब्लेस किया है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो मनी के फील्ड में हो, पर है तो इंसान। आज अगर हम अपना कोई बॉडी पार्ट काटते हैं तो ब्लड तो उनका भी रेड निकलता है और हमारा भी रेड निकलता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन निकल रहा है हमारा रेड निकल रहा है। तो है तो हम भी इंसान और वो भी इंसान। तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम उस लायक बन चुके हैं कि हम किसी की हेल्प करें, तो हम सोशली उसकी हेल्प करें, अपने से नीचे इंसान की, जिसके पास वो प्रॉब्लम है जो वो नहीं खरीद सकता। चाहे वो हम एजुकेशन को लें, हम कहीं बाहर क्यों जाते हैं, हम अपने घर में ही क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे घर में मेड्स आती हैं, हम अपनी हमारी मेड को बच्चे को पढ़ते हैं, मेड को हस्ताक्षर करना सिखा सकते हैं कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट पे अपने पति के लाए हुए डॉक्यूमेंट के ऊपर चाहे अंगूठा ही लगा रहे हो, एटलीस्ट क ख तो आए, पढ़ना तो आए कि तुम किस चीज के ऊपर लगा रहे हो, तो आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए। राइट, दैट इज रियली वंडरफुल। इट्स नॉट दैट कि हमें कुछ बड़ी चीजें करके ही दिखानी है कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं जी हम सोशल वर्क कर रहे हैं या हम डोनेशन कर रहे हैं। हम अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट, इवन अ स्मॉल थिंग कैन बी डन विद इन योर होम, नियर बाय योर होम। और आज अगर हम ये सोच रखेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी रखेगी। करेक्ट। और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, कहीं ज्यादा सक्षम है। हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ अडेप्ट किया। हम मानते हैं वी आर नॉट दैट लेजिबल जो उनको आज प्रॉप चीजें आती हैं, गैजेट्स चलाने आते हैं। हमारी जनरेशन को चीजें नहीं आती थी क्योंकि हमारे टाइम पे कंप्यूटर्स ही नहीं थे, हमारी लैब्स में पूरे इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे। अगर हम साइंस लैब की बात करें तो हमारे टाइम पे पूरे इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे। राइट। कंप्यूटर्स और ये सब होना तो बहुत दूर की बात। करेक्ट। तो हमारे बच्चे इस लायक हैं कि वो आज अगर अपने घर से ही चैरिटी करना शुरू करते हैं, अगर किसी को फ्री में पढ़ा देते हैं या उनको इतना ज्ञान दे देते हैं कि उनके साथ कोई नाइंसाफी या कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसकी वजह से वो रोड पे आ जाए। सबसे बड़ा बात तो विद्या दान नहीं है, तो वो हम अपने घर ही कर सकते हैं। Correct. At least you can start from there itself. So on the same line, what impact we can create as a socialpreneur? इम्पैक्ट तो नहीं कह सकती मैं सर, ये कह सकते हैं कि हाँ सोशल प्रेन्योर के लिए हमें कोई तमगा नहीं चाहिए कि हम एक सोशलाइट हैं या हम सोशल सर्विसेज कर रहे हैं या हमें लोगों को दिखा के कुछ करना है, जैसा कि मैंने अभी बोला। तो इम्पैक्ट तो ये है कि आज अगर हम 4 लोगों के साथ मिलके 10 लोगों को पढ़ा रहे हैं या 4 लोगों के साथ मिलके किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे रैली उस चीज को नीड है, उस चीज की वो कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें देख के शायद 4 लोग और सीख जाएं। करेक्ट। चाहे वो दिखावे में आके ही सीखें। तो इम्पैक्ट तो यही है, सोशल इम्पैक्ट तो यही माना जाएगा कि जैसे एक वर्ड ऑफ माउथ से हम एक वो करते हैं कि हाँ वो पिक्चर अच्छी है, वो साड़ी अच्छी है, वो ज्वेलरी अच्छी है, वो जगह अच्छी है, वो रेस्टोरेंट अच्छा है, वहाँ का खाना अच्छा है। तो हम ये भी कर सकते हैं अपने वर्ड ऑफ माउथ से, हम 4 जनों को ये भी सिखा सकते हैं चल यार मैं जा रही हूँ तू भी चल। करेक्ट। तो ये सोशल इम्पैक्ट जब तक ये हर इंसान नहीं समझेगा कि
वर्ड ऑफ माउथ से अगर आप पब्लिसिटी कर सकते हो तो हाँ। वर्ड ऑफ से आप सोशल सर्विसेज भी कर सकते हो। Correct. You can help many people. यू कैन एड मैनी पीपल। और आई थिंक डोनेशंस का तो कोई लिमिट ही नहीं है। आज की डेट में इंसान सीख गया है कि जो हमारे को चीजें दुआओं से ठीक हो सकती हैं वो दवा से भी ठीक नहीं होती और उस पैसे से भी ठीक नहीं होती। Right. तो आज अगर हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं किसी के साथ मिलके तो वो दुआ ही तो अर्जित कर रहे हैं, ऐसा True. नहीं अर्जित है पर दुआ अर्जित। Correct. आज Correct. मैं 4 भूखे बच्चों को खाना खिलाऊंगी जो जेन्युइनली भूखे हैं। ये नहीं कि सिग्नल पे खड़े हैं उनको दे आए, उनके तो वो इतने बड़े बड़े गैंग्स होते हैं, वो हमसे 10 रुपए लेंगे, 2 मिनट बाद वो गैंगस्टर आके वो पैसा खींच के ले जाए। Right. आप जेन्युइनली देखो कि कहाँ पे जरूरत है। आज मैं अगर कोई सोशल ड्राइव करती हूँ तो मैं पहले जाके उस चीज को चेक कर कि वहाँ पे किस चीज की जरूरत है Right. और जेन्युइनली वो चीज वहाँ पे लग भी रही है कि नहीं, कि वो सिर्फ हमसे लेके फेंक रहे हैं। Correct. That या is वो also आगे important. देख रहे That is also important. You need to understand whether you are donating or you are supporting. That is going to Yeah. right people and in the right way. या मेरे से कई लोग पूछते हैं कि श्वेता आपने महोदरी के अंदर डोनेशन ड्राइव क्यों शुरू की? तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आपने बोला सोशल इम्पैक्ट। दैट इज कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स वाले, बेसिकली क्या होता है ये सारे मीटअप्स करते हैं होटल्स में, Right. जहाँ नेटवर्किंग का नाम लेते हैं और यूजुअली क्या होता है वहीं पे वो 25-30 लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं या 20 लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक एज अ किट्टी पार्टी शुरू हो जाती है वहाँ पे। Correct. चाहे वो हम तंबोला नहीं खेल रहे पर हम बिजनेस से रिलेटेड गेम्स खेल रहे हैं, क्विज खेल रहे हैं, बट है तो वो वही 15-20 लोग Correct. और वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है 2 से 3,000-4,000 रुपए का, जहाँ पे 1,500 आपकी वहाँ की फीस है, फिर आपकी साड़ी है, सूट है, ज्वेलरी है, बैग्स है, शूज है, मतलब वो एक दिखावा। Correct. तो हमने जो सोशल ड्राइव स्टार्ट करी उसका एक बहुत बड़ा मकसद था। एक तो ये मकसद था कि हम, जो आपने बोला कि आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हो और क्यों देना चाहते हो, पहला मकसद ये था कि अगर आज मैं इस लायक हुई हूँ कि मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ तो व्हाई नॉट। True. दूसरा कि अगर मुझे कोई मीटअप्स करने हैं या वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्किंग करनी है तो व्हाई नॉट ड्यू टू सोशल वर्क बाय फॉर होटल पार्टी। Right. और जो Better. छोटा सा अमाउंट 400-500 रुपए का जो लेते हैं, हम लोगों को क्लियर बोलते हैं डू कम जॉइन अस, अपने हाथ से दान पुण्य करो। आपको पता होना चाहिए आपने वो 400-500 रुपया जो दिया है Correct. वो कहाँ Correct. लगा। That is going to right people or not. या और एक सेटिस्फेक्शन जो डोनेशन या सोशल वर्क करके आती है, आई थिंक वो किसी और चीज से नहीं आ सकती। Right. जब आप अपने हाथ से किसी गरीब को खाना खिला रहे हो या किसी बोलना नहीं चाहिए डिसेबल को खाना खिला रहे हो या किसी गरीब को खाना खिला रहे हो, तो जो अंदर शांति और तृप्ति मिलती है कि यार आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, वो Right. फीलिंग आपको होटल्स में मीटअप्स करके या होटल, मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत कर रहे हैं मैं ही ठीक कर रही हूँ, ये मेरी सोच है। Correct. This is an other side of the story, other aspect of the life. Yeah. That if तो you are उसमें हम spending. clear एक और मैसेज देते हैं कि अगर आज हम किसी अंतर विद्यालय में या किसी कन्या गुरुकुल में या किसी और जगह पे जाते हैं तो हम पहले वहां जाके चेक करते हैं कि वेदर वो जगह राइट है कि नहीं है और उनको किस चीज की जरूरत है। जब हमने फर्स्ट डोनेशन ड्राइव किया दैट वाज इन कन्या गुरुकुल एंड इट वाज अबाउट मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, तो हमने ना केवल उनको फ्री में पैड्स बांटे बट हमने वहाँ पे डॉक्टर्स के थ्रू उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में भी समझवाया। उस टाइम पे एग्जाम्स चल रहे थे तो बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, तो हमने उनको लाफ्टर थेरेपी भी दी, थोड़ा माहौल लाइट करने के लिए, थोड़ा भूलने के लिए कि किसी टेंशन नाम की चीज हमारे दिमाग में बैठी हुई। Right. तो दिस इज काइंड ऑफ सोशल वर्क। अगर आप किसी को हल्का फील करा रहे हो, खुशी दे रहे हो, चाहे 5 मिनट की दे रहे हो, Correct. दैट इज ऑल सोशल वर्क। Correct. That is really wonderful. You are working on a real cause, which is important. That's why I wanted to highlight this issue because what happens is we do these activities, but not in a right way. If we channelize thing in a way that where we are spending or whatever we are giving, if it is going to the right person, that can create an impact, and that is really wonderful. और एक बहुत तो- बड़ा मैसेज मैं अपने मेंबर्स को भी देती हूँ कि whenever you are coming for a charity drive, do dress up like a simple person. Don't dress up overdos. Don't dress up as glittery. क्यों? क्योंकि हम उनको कुछ देना
देने जा रहे हैं तो उनको ये एहसास दिलाने नहीं जा रहे कि तुम हमसे कम हो। करेक्ट। हम उनको ये एहसास दिलाने जा रहे हैं कि हम आप में से ही एक हैं। ट्रू, दैट इज रियली क्या आप हम में से ही एक हो। मेन मकसद मेरा यही था ये सब करने का कि जब मैंने ये देखी कि मैं खुद भी उस चीज से परेशान होती हूँ कि एक मीटअप पे जाना है यार, व्हाट टू वेयर, और मेरे को देख के कोई कमेंट ना पास कर दे यार ये क्या बन के आ गई है, एक टेंशन हो जाती है। तो हम क्लियरली चीज कट शॉर्ट करना चाहते थे महोदरी के थ्रू। डोंट टेक टेंशन यार, बड़े इजी वे में आओ, बी सिंपल एंड बन के आओ, सिंपल बन के आओ, और जिस जगह जा रहे हैं उनको हमें नीचा नहीं दिखाना है। करेक्ट, यू हैव टू कनेक्ट विद देम। या वी हैव टू कनेक्ट विद देम विद हार्ट। करेक्ट। और अगर वो हमें देख सकते हैं तो इट्स रियली गुड, नहीं देख सकते हैं तो हमें उनको ये नहीं दिखाना कि तुम नहीं देख सकते, हम तो देख सकते हैं, ये आप जैसे हैं। इस बार जो हमारी डोनेशन ड्राइव थी दैट वाज इन ब्लाइंड स्कूल एंड मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती सर, जब हमने उनको खाना खिलाया मेरी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं याद करके। मेरा एकदम से हो गया याद, वो सीन याद करके, काइंड ऑफ इमोशनल थिंग। या मतलब आप मानोगे जब खाना लगा तो हमने सर्व किया उनको और हमने उनको बोला स्टार्ट eating. Then what they said, let's wait, let's pray, let us thank to God. हमें आपने खाना दिया है पेट भरने के लिए, and they did 3 month rice and they then started. It was a wonder feeling and it was मतलब देखने वाला सीन था। They were so loud, मतलब एक बार को रूह कांपने वाली बात थी कि मतलब एक इंसान जो देख भी नहीं सकता वो गॉड को थैंक कर रहे हैं, और जो हम हर तरह से मतलब हर चीज से सक्षम है, हर चीज के लिए अवेलेबिलिटी है। हम लोग आई डोंट थिंक कि कोई वंस इन अ डे भी कोई थैंक यू फॉर एवरीथिंग टू गॉड करता हो। राइट, आई एग्री विद दैट। सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग मतलब ऐसा भाग में लगे पड़े हैं, पता नहीं हमें कहाँ जाना है। मतलब मैं खुद ये चीज फील करती हूँ, कहाँ जाना है भाई, रहना तो घर में ही है, सब कुछ यही छूट जाएगा, यही रह जाएगा। मदर चली गई, मेरी सिस्टर अकेली रहती है, शी इज ऑल अलोन, सर्वाइव कर रही है ना, ऐसा तो नहीं है उसने सर्वाइव करना बंद कर दिया, मदर मर गई तो वो भी मर गई। मदर की तो यही रह गई। आज मदर के घर जाते हैं, देख के रोना आता है, उनका चश्मा पड़ा होता है, उनके डायरीज पड़ी होती है, दिल अंदर से रोता है कि सब कुछ है बस एक वो नहीं है। करेक्ट, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, लाइक पीपल कम एंड पीपल विल गो। वो चीजें जब हम लोग इम्बाइब करते हैं ना सर कि सब कुछ यहीं रह जाना है, जब वो चीजें हमें कोविड ने दिखाई कि आपका पैसा भी यही है, आपके बच्चे भी यही हैं। आपने एक चीज नोटिस करी कि जब किसी को कोविड होता था, मतलब ये मेरी अपनी वो है, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरी मदर को जब कोविड हुआ, शायद ये रिग्रेट मेरी लाइफ से कभी भी नहीं जाएगा। शी वाज कॉलिंग मी, मेरी जो बड़ी सिस्टर है जिसको मैं बता रही हूँ कि शी इज अनमैरिड एंड शी इज नाउ ऑल अलोन, उसको पहले कोविड हुआ, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड माय मदर वाज ऑल अलोन एंड शी वाज अ अस्थमा पेशेंट, सिवियर अस्थमा पेशेंट। शी कॉल्ड मी, आप जल्दी आ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यू वोंट बिलीव, चप्पल पहनी हुई, गाड़ी की चाबी हाथ में उठाई हुई, आंसू बहते जा रहे हैं कि माँ को पता नहीं क्या हो रहा है। एंड एक फोन कॉल आता है, डोंट गो, एम्बुलेंस आएगी ले जाएगी। व्हाट वाज द फीलिंग? हॉरिबल फीलिंग। यू कैन नॉट बी विद योर फैमिली दैट पॉइंट इन टाइम। यू हैव टू सी योर किड्स, यू हैव टू सी योर हस्बैंड, व्हाई आर यू गोइंग? डोंट गो, एम्बुलेंस वाले ले जाएंगे, डोंट वरी, योर मदर विल बी हॉस्पिटलाइज्ड। हमने कॉल कर दिया है, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर्स ही थे, चाहे मेरे बड़े ही थे। आई एम द ओनली चाइल्ड हु वाज लाइक, उस टाइम पे मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई भी कोविड कुछ भी नहीं था मुझे। 90% हमारी फैमिली में कोविड फैल चुका था, मेरे पेरेंटल से। एवरीबडी वाज सो मच स्ट्रेस, इतने डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे। आज वो कुछ हो गया, आज इसको कुछ हो गया। फोन उठाओ तो 10 फोटोज दिख रही हैं, फोन उठाओ तो 4 चीजें ऐसी दिख रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। तो जब ये चीजें सामने आई और जब ये चीजें हुई तो वो बहुत कुछ सिखा के। और मेरे मदर और फादर दे वर सो मतलब फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ विल पावर। मेरी मदर ने लास्ट मोमेंट तक भी अपनी विल पावर नहीं छोड़ी। और मेरे फादर गए हुए आज 19 साल हो गए। ही वॉज द दिग्गज ऑफ मंडी, शाहों में एक शाह वो भी थे जो हमारी अदा मंडी है। तो आज भी अगर मेरे को कोई मिलता है और वो मैं बताती हूँ मैं बल्ली शाह की बेटी हूँ, तो इट्स अ प्राउड फॉर मी। और लोग बोलते हैं अच्छा आप उनकी बेटी हो। तो वो विल पावर, वो जब मैं कहीं ढीली पड़ती हूँ तो मैं अपने फादर की फोटो के आगे खड़ी हो जाती हूँ, पापा अब बताओ क्या।
Right. That is so wonderful. वहां से जवाब आता है, मतलब फिर मैं उनकी तरफ से सोचती हूँ कि अगर इस सिचुएशन में पापा होते तो वो क्या करते। Correct. और आई गॉट माई आंसर्स, और आप मानोगे नहीं, वो आंसर्स में से मेरे को वो पावर मिलती है और वो वेव आउट मिल जाता है कि मैं इसको इस हर्डल से कैसे बाहर आ, Right. और कैसे आ जाती हूँ वो भी नहीं पता चलता। Great. Great. अगर मैं उनके वे ऑफ थिंकिंग से सोचती हूँ कि आज अगर वो होते, वो क्या सोचते, वो इस चीज को कैसे कोप अप करते, इस चीज को कैसे पार करते, तो वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से पेरेंट्स का आशीर्वाद, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो बच्चों को हमेशा फलते फूलते हुए देखती हैं। Right. So, if I talk about the kind of person who you are, like, are you an introvert or an extrovert while facing your audience? I am so much extrovert. आज अगर मैं किसी सोशल गैदरिंग में जाती हूँ, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं आसपास, बात कर रहे होते हैं, एंड इफ आप मुझे माइक पकड़ा दो तो आई विल नॉट लीव इट बिफोर 1 hour. Wonderful. कि ठीक है, शुरू में दिक्कतें आई, बहुत झिझक भी थी। द टाइम वाज, समझो आप 1.5-2 साल पहले की, 2 साल पहले की बात है। फर्स्ट मैंने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया था, दैट वाज नेचर्स ग्रेस एंड बाय नीलम परमानेंट, दैट इज अ होलिस्टिक ग्रुप, एंड वहां पे मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट की तरह जानी जाती हूँ। मैंने DXN कंपनी ज्वाइन की हुई है, इट्स वेलनेस कंपनी जो कि अपने प्रोडक्ट से इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के, दैट इज अ मलेशियन कंपनी। तो मैंने वहाँ पे एज हेल्थ एक्सपर्ट शुरू किया काम अपना। Right. तो अब बात आती है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की, तो तब तक मैं इतनी शाय थी कि मैं, मतलब आप मानोगे जैसे आज आपसे इतनी इजीली बात कर पा रही हूँ, वहां पे ये था कि जब फर्स्ट लाइव सेशन हुआ फेसबुक पे, ऐसे पसीने बह रहे, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, और ऐसे लग रहा था कि जैसे हाय पता नहीं कौन सी जंग लड़ने जा रही हूँ। Right. So from there till now, this is really श्वेता, और एक बिल्कुल ही अलग सामने आने वाली पर्सनालिटी। और आज मैं लोगों के खुद इंटरव्यू लेती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे कि कम एंड वी विल हैव अ चैट, मतलब एक इंटरव्यू करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ फ्रॉम एनी एंगल, आई एम वेरी मच एक्सट्रोवर्ट, और इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वालों में से हूँ। मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी फेस भी करनी पड़ती हैं इस चीज को लेके। मेरा जो मानना है वो है क्लियर रहो और सुखी रहो। Correct. That is really wonderful thought to work around. फर्स्ट बोलो और सुखी रहो। Correct. Wonderful. मतलब आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और अगर हो, एक टाइम के बाद आपका वो जो अंदर वाला है वो एक बार तो बाहर आएगा, चाहे वो मुखौटा एक बार तो उतरेगा ही उतरेगा। Correct. So if I talk about मुखौटा पहनना ही मत, जैसे हो वैसे दिखाओ। Right. So if I talk about the kind of support you got in your journey, who are the people supported you the most? The most you can say, पहले फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता था when I was not successful। मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत साफ बोलने वालों में से हूँ, चाहे किसी को बुरा लगता है। Right. तो पहले ये होता था, नुकसान करती थी तो डांट भी पड़ती थी, ये देखा हम तो कहते थे तेरे से नहीं होगा, और तूने देख पैसे डुबो दिए, अपना ही नुकसान कर लिया। चाहे मैंने कभी अपने हस्बैंड से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मांगा, हमेशा दिया ही है। तो जब मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया एज रीसेलर, आज से 10-12 साल 15 साल पहले, आई गॉट ऑर्डर फ्रॉम लाजपत नगर फॉर 3 बेडशीट्स, एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि विल यू सपोर्ट मी टू डिलीवर इट। ही रिफ्यूज्ड मी क्लियरली। ये सिरदर्दी अपने सिर हमसे नहीं होती है, तूने क्यों शुरू किया जब तक को आता नहीं था, कर दे, नुकसान करे। देन आई थॉट, अरे अच्छा ऐसे कैसे बोल दिया, मैं करके दिखाऊंगी। और आप मानोगे नहीं, देन आई सर्च्ड ऑन, तब वो जस्ट डायल चलता था फोन पे। 8 टाइम्स को अगर आप डायल करो तो जस्ट डायल पे मिल जाता था। देन आई कॉल देयर, और मैंने वहां से कोरियर सर्विसेज पूछी। देन आई डिलीवर्ड दैट पार्सल वेरी सक्सेसफुली एंड आई अर्न फर्स्ट 1000 रुपीज। वंडरफुल। और वो मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में रखे, ये लो मेरी पहली कमाई। तो ही वाज वेरी मच वंडर्ड, है डिलीवरी वो भी पैसे आ भी गए। मैंने कहा हाँ। वो कहते हैं ना धक्का दे देने वाली बात समुद्र में, कि तैरना है वो तेरे हाथ में है, कि डूबना है वो भी तेरे हाथ में है। बस वो फर्स्ट था जो मैंने धक्का अपना झेला और मैंने तैरना सीखा। जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि वाकई यार इसने अपने ही बलबूते पे कर लिया, देन ही स्टार्टेड सपोर्टेड मी। शी कैन डू इफ वी सपोर्ट हर। अकेले कर
सकती है तो हमारे सपोर्ट के बाद तो बहुत कुछ कर जाएगी। Correct. फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और Wonderful. आज मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी कल कोई और नया बिजनेस आ जाएगा मार्केट में, आप उसमें भी कूद जाओगे। That's great. So if I talk And about the second one who supported me, my niece, मेरी सिस्टर की Okay. डॉटर, when I don't know कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है, कैसे रीसेलिंग की जाती है, then she make my page Potpourri Originals and she handled it so long. फिर उसने की शादी हो गई तो she said मासी अब आप अपने आप संभालो। Then फिर मैंने थोड़ा टाइम खुद किया जैसे तैसे करके, फिर मेरी बिटिया बड़ी हुई, now she is my backbone. she help you like with the social media and all everything. Everything she is handling and आज अगर मोहद्री इतना अच्छा कर रहा है तो that all credit goes to धैर्य खिलवानी, क्योंकि पोस्ट बनाना, लोगों से इंटरेक्शंस मैं करती हूँ बट बैकएंड का जितना भी काम होता है वो पूरा धैर्य खिलवानी संभालती है। शी इज को फाउंडर नाउ। तो कहते हैं ना कि बेटियां परियां होती हैं, तो शी इज माय एंजल एंड शी सपोर्टेड मी अ लॉट। बेटे ने भी सपोर्ट किया व्हेन ही स्टार्टेड हिज न्यू वेंचर कि मम्मी आप हमारी होलसेलर बनो। तो फैमिली का सपोर्ट सर बहुत जरूरी है एक औरत के लिए। ठीक है सब कुछ कर सकती है पर अगर उसको पीछे से बैक पुलिंग मिलेगी तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। Correct. Support is always needed, whether it is male or female. Support is required by everyone. वो कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए बराबर चलते हैं तो गाड़ी सही चलती है। एक अगर पंचर है तो दूसरा ऐसे नहीं चल सकता। दोनों में हवा बराबर चाहिए। तो दो गाड़ी के पहिए वाइफ हस्बैंड दोनों हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हस्बैंड के बिना वाइफ चल सकती है या वाइफ के बिना हस्बैंड चल सकता है। दोनों को बराबर चलना है। और जहाँ पे हस्बैंड का साथ हो तो औरत दुनिया से लड़ जाती है। Correct. So if I talk about the kind of motivation and inspiration in your life, how you get your motivation or inspiration from? I told you my mother and father. Wonderful. Papa was very much will-powered man and he was kind of a legend. और आज भी कहीं अटकती हूँ, कुछ सोचती हूँ तो उनसे बातें करती हूँ, उनसे सवाल पूछती हूँ, उनसे जवाब भी मिलते हैं। And mother was like a pillar to me when I was starting. अच्छा हाँ, मैंने एक चीज नोटिस नहीं करवाई आपको। I started a business called Nani's Nirvana in COVID. Okay. When my mama passed away, she has a desire in her heart कि मैं कभी अपनी cloud kitchen चलाऊं. Okay. And every time when I met her, she was saying कुछ करती हूँ. She was very much fond of cooking and दुनिया की कोई ऐसी ingredient नहीं थी जो वो नहीं जानती। Right. सारा दिन वो फूड चैनल देखना उन्होंने बैठ के और डायरियों में सारी रेसिपीज लिखना। इंटरनेशनल शेफ्स हो, नेशनल शेफ्स हो, कोई लोकल शेफ हो, टू ईच एंड एवरी पर्सन शी रिकॉग्नाइज। और मतलब आप मानो जब उनकी डेथ हुई आई गॉट टीयर्स कि मैं मम्मा को हमेशा ये चीज कहती थी, मम्मी कभी तो करेंगे, आप चिंता क्यों करते हो, मैं करवाऊंगी आपको। शी वाज अस्थमा पे। तो मैं हमेशा उनको लारे लपटे ही लगाती रही क्योंकि मुझे पता था कि किचन में धुएं और इन सब से उनको दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा उनको यही चीज करती रहती थी कि करेंगे 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 करेंगे। Right. बट यही सोच रख के मन में वो चली गई। तो जब वो गई और सेकंड वेव आई, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को खो दिया। तो देन आई रियलाइज कि जब मैं 10 to 15 days आई वाज इन ट्रॉमा ऑफ दैट पेन। और वो जो एक टाइम था बहुत डिफिकल्ट था कि जब फोन खोलो अपने नियर एंड डियर्स को लॉस्ट होने का एक डर। देन माय किड्स दे सपोर्टेड मी, दे गिव मी इंस्पिरेशन ऑफ नानी कि मम्मा नानी का एक वेंचर खोलने का मन था, व्हाई डोंट यू सर्व पीपल फॉर कोविड, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही करो। क्योंकि उस टाइम पे सारी ये जितनी भी बाहर की किचन्स थी वो सब कुछ बंद था, लोगों के घरों में इतना ज्यादा कोविड घुसा हुआ था कि पूरा फैमिली इफेक्टेड था। उनको पानी चाय पे चलना पड़ रहा था, खाना बनाने वाला घर में कोई नहीं होता था। Then आप मानोगे एक दिन आई वॉज क्राइंग सो मच, मतलब मैं 15 दिन तो पलंग से ही नहीं उठी थी, इतनी डिप्रेस। एक डर बैठ गया कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर मेरे बच्चों ने समझाया लेट्स डू वन थिंग, मम्मी आपको शांति मिलेगी अगर आप नानी का वो एक जो सपना था उसको पूरा करते हैं। आपने एक वो थॉट आएगी कि मैंने नानी का सपना पूरा किया। तो दैट वाज द इंस्पिरेशन एंड आई स्टार्टेड अ किचन फॉर कोविड पेशेंट। एंड आप मानोगे एक दिन दोपहर में मैंने अपनी सोसाइटी RWA के ग्रुप में डाला कि आई हैव स्टार्टेड अ होम किचन एंड कोविड पेशेंट्स और जो नॉर्मल घर के बंदे हैं जिनको कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, 90% लेडीज भी इफेक्टेड थी। तो
कोविड के टाइम पे एक कमरे में वो बंद हो जाना और फिर बाहर से लोग परेशान होने कि उनको खाना कौन दे। मैंने दिन में 3 बजे ये डाला और चांस की बात है मैंने उस दिन रात को दाल मखनी बनाई और रात को 9 बजे आई गॉट कॉल फ्रॉम somebody from our society कि can you deliver 3 थाली and I was so shocked कि यार अभी दोपहर में तो डाला था और I was not expecting इतनी जल्दी कोई ऑर्डर आ जाए एंड मतलब आप वही समझो कि मैंने अभी फर्स्ट बाइट अपने मुंह में ही डाली थी और एकदम वो फोन कॉल आया एंड I was ready to deliver। हाँ मैम हो जाए। तो मेरे हस्बैंड को मैंने सिर्फ एक मेंशन किया था कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ एंड he was not ready to accept that thing कि आप खाना बना के लोगों को दो। He was not liking that thing। तो जब वो ऑर्डर आया एंड आई डिलीवर्ड इट सक्सेसफुली विद इन 15 मिनट्स ही वाज रेडी शॉक। तूने भेज भी दिया। तो मैंने कहा अब एक बात बताओ, जब कोई पेन में है, जब कोई नीड में है, अगर हम उसको उस टाइम पे मना कर रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ या हमसे बड़ा पापी तो कोई नहीं होगा। तो वो जो आप वैसे आपने बोला कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, वो मतलब मेरी इंस्पिरेशन सबसे बड़ी मेरी मदर और मेरे फादर। वंडरफुल, दैट इज रियली वंडरफुल। मतलब जो फादर की होती थी दैट वाज खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे ए बंदे बता तेरी रजा क्या है। राइट। जहां मैं अटकती थी वो यही बोलते थे कि कुत्ते भौंकते हैं कारवां चलते हैं, लेट इट बी, अपना आगे बढ़ो। करेक्ट। बोलने दो जो तुम। करेक्ट दैट इज रियली वंडरफुल। सो इफ आई टॉक अबाउट वो लाइंस अभी भी मेरे कानों में गूंजती हैं जब मैं कहीं अपने आप को लो फील करती हूँ या मुझे लगता है कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, फिर मैं उन दोनों को याद करती हूँ और फिर उठ के खड़ी हो जाती हूँ। वंडरफुल। सो इफ आई टॉक अबाउट योर टेक ऑन सक्सेस, हाउ डज इट लुक लाइक टू यू? What is a success for me? Yeah. Want to answer? Success is like कि जो डिजायर मेरे मन में है कि मैं उस ऊंचाई पे पहुंचूं जहाँ पे लोग जैसे मुझे बोला जाता है शी इज अ जिनी कि हम फोन करें और उसका सोल्यूशन उसके पास होता है। Right. तो मेरे लिए सक्सेस यही है कि मैं लोगों के लिए एक जिनी की तरह काम करूं। अगर उनको किसी चीज की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, एनीथिंग, मैं उनको वो प्रोवाइड करूं। दैट इज द सक्सेस। सक्सेस इज नॉट दैट कि आप फेमस हो गए, आपको लोग जानते हैं, आपको लोग पहचानते हैं। सक्सेस इज कि आपके मन की जो डिजायर है कि आप नेशन को सर्व करो, वो डिजायर अगर पूरी है देन इट इज सक्सेस। राइट। सक्सेस होना ये नहीं कि मेरे कंधे पे बहुत सारे मेडल्स हैं या मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं। सक्सेस इज नॉट दैट। सक्सेस इज कि मेरी डिजायर्स अगर पूरी हैं, मेरी इच्छाएं जो लोगों की सेवा करने की है या एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने की है या लेडीज एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने की है, आज अगर मैं उस लेवल पे आई हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ और मैं करती रहूँ, दैट इज सक्सेस। Wonderful, really a nice thought. And we are moving on to the last question. Any message, advice you would like to make to our audience? Messages like जैसे मेरे फादर मदर मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, ऐसे ही अपने मदर फादर को अपनी प्यार, उतनी इज्जत, उतना ही भगवान को जैसे दर्जा देते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स को वो दर्जा देते हैं तो स्वर्ग और नर्क ऊपर कहीं नहीं है, स्वर्ग और नर्क नीचे ही है। Right. अगर आप पेरेंट्स को भगवान की तरह पूछते हैं, मैं कहती हूँ भगवान की तरह मत पूछिए, एटलीस्ट उनको उतनी इज्जत दीजिए। उनको पैसा मैटर नहीं करता, उनको गहने मैटर नहीं करते, उनको आपका घुमाना फिराना है मैटर नहीं करता, उनको मैटर करता है योर टाइम। करेक्ट, योर टाइम, योर रिस्पेक्ट, आपके दो मील जब उनको लगे कि वो अकेले हैं। आज मैं सर किसी ऐसी जगह पे जब जाती हूँ ना जहाँ पे डोनेशन ड्राइव के लिए मैं जैसे जगहें ढूंढती हूँ, हमारे मदर के घर के पीछे एक अनाथ वृद्धाश्रम है, वहाँ आप लोगों की थॉट्स सुनोगे ना, यू विल गॉट टीयर्स इन योर आई। मतलब वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें यहाँ छोड़ गए। अभी पीछे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, रोंगटे खड़े कर देते हैं। देयर इज अ मेंबर ऑफ मोहद्री, शी इज इनटू एनजीओ एंड ऑल, शी इज फ्रॉम कैलकाटा। तो वो काफी ऐसी एनजीओ में हेल्प आउट करती हैं। उनके हस्बैंड की कैंसर से डेथ हुई थी, शी इज कविता भावनानी। तो वो काफी सारे एनजीओ को सपोर्ट करती हैं। तो उन्होंने मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसा किस्सा सुनाया, शी वाज सो मच डिस्टर्ब। आई आस्क्ड हर, मैंने कहा क्या बात हो गई, आप तो इतने चीयरफुल रहते हो, बहुत खुशी खुशी वाला बंदा हो, और मतलब जब भी वो लाइव सेशन देने आती है ना, उनकी मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उन्हीं के सेशन पे होती है। वो ऐसा बनता है, मतलब बड़ा चौपी, बड़ा खुश
खुश रहने वाला। एंड शी वाज लाइक ठीक है। मैं कहा क्या हुआ है बताओ तो सही। तो देन शी टोल्ड मी कि आज हमारी सोसाइटी में ना मतलब एक लेडी सुबह आके बैठी हुई थी एंड शी वाज फ्रॉम नॉट अ वेरी पुअर फैमिली, शी वाज फ्रॉम ओके फैमिली। और मतलब काफी घंटे वो लेडी बैठी हुई थी। फिर आखिर हमने उसको खाना पानी दिया और उससे पूछा कि भाई तू कहाँ से आई है और यहाँ क्यों बैठी है, तो बुला लेंगे हम, क्योंकि आजकल आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। देन टोल्ड कि मेरा बेटा ना अभी मुझे लेने आने वाला है। एंड यू वोंट बिलीव सर, वो लेडी को कोई लेने नहीं आया। इन द एंड ऑफ द डे कॉल्ड पुलिस एंड देन उन्होंने उनको किसी ऐसे जगह पे छोड़ा जहाँ पे शी मस्ट फील सेफ। और वो बंदी सुबह से बैठी हुई थी। मतलब आज की डेट में इतने इंसिडेंट्स हैं ये वाले कि बच्चे अपने पेरेंट्स को सड़क के किनारे छोड़ जाते हैं, बैठो मैं आ रहा हूँ, या दवाई लेने जा रहा हूँ। That is really insane. Like how people can do this. मतलब अभी थोड़े दिन पहले मैं वो मतलब वृद्धाश्रम में गई तो वो चीजें देख के और उसके बाद ये इंसिडेंट सुना तो लिटरली आई गॉट गूज़बम्प्स कि यार इतना पैसा, इतनी एजुकेशन, इतना सब कुछ जो पेरेंट्स अपने मुंह का निवाला निकाल के बच्चों को खिलाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि हम पानी पी के सोएंगे, बच्चों को खिला दें, बच्चों का पेट भर जाए, अपनी नीड्स को कट शॉर्ट करके उनकी पढ़ाइयाँ पूरी कराते हैं, अपनी नीड को कट शॉर्ट करके उनको अब्रॉड भेजेंगे या अपनी नीड्स को कट शॉर्ट करके उनकी अच्छी से अच्छी परवरिश करके उनकी शादियां कराते हैं। वो बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स को सड़क पे छोड़ के जाते हैं? मेरे ख्याल से तो कोई पेरेंट ऐसा नहीं होगा जिसने अपने बच्चे को पालने में हर्डल्स नहीं देखी होंगी या सेक्रीफाइसेस नहीं करे होंगे या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखी होंगी जो उनके बूते के बाहर तभी भी उन्होंने की। Whatever best they could have done, they have tried everything. आज मैं एक माँ हूँ तो उस दर्द को समझ सकती हूँ कि उस माँ के साथ क्या बीतती होगी जब उसका बच्चा उस सड़क पे छोड़ के उसको चला गया होगा। इस आके उसको उस वृद्धाश्रम में छोड़ के आई होगी या वो लोग उस एनजीओ में छोड़ के आए होंगे जहाँ पे कोई नहीं होता तो वो लोग उनकी हेल्प आउट करते हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू नेशन, टू आवर यंगस्टर्स, टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। उन्होंने आपको पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक पेरेंट को 5 बच्चों को पालने में दिक्कत नहीं होती पर 4 बच्चों को एक पेरेंट को पालने में दिक्कत। एक माँ अगर विधवा होकर अपने 4 बच्चों को पाल सकती है अकेली पेरेंट होके, तो आप तो मतलब आज की जनरेशन जो है तो दे आर सो मच वेल ऑफ इन एजुकेशन, इन देयर लाइफस्टाइल। चाहे जॉब्स हो, बड़े बड़े लेवल की जॉब्स हैं या बड़े बड़े लेवल के बिजनेसेस हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत हाई फाई वाले भी, आज की डेट में हर कोई इतना अर्न कर लेता है कि वो अपने माँ बाप को पाल सकता है। Correct. And I don't understand why people do such kind of a thing. Like your parents have done so many things for you. Just think of that. And what expectation they have from you is your support, your love for them, your respect for them, and be there with you. That is the only thing they look for. My message is this: कि do love your parents. Don't leave them alone. उनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय 2 बोल के प्यार के और थोड़ी सी आपकी अटेंशन। They need that time. वो कहते हैं हमें सिर्फ टाइम चाहिए अपने बच्चों का, भले इनके 10 मिनट हो। तो मेरा यही एक सबसे बड़ा मैसेज है आज की डेट में, प्लीज लव योर पेरेंट्स, प्लीज गिव देम टाइम। और वो एसेट है। आज मैं अपने पेरेंट्स को खो चुकी हूँ, शायद तभी ये बात बोल रही हूँ। Correct. Because if you miss it out now, then you will regret for life. That is really wonderful, and I must say it was amazing insights you have shared about so many things, and it was really amazing hearing you on different topics altogether. And I really enjoyed the conversation. Looking forward to hear more from you soon again. Thank you so much, Shweta ji, for your time, and it was awesome having you on our platform. And I will also share your link so that people can be in touch with you, take your help, guidance wherever they feel like. So guys, don't forget to check that out too. Thank you very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share and subscribe. Have a good time. Thank you and bye-bye.